ज्योग्राफी में जो सबसे प्रथम अध्याय है उसका नाम आर्थिक भूगोल की प्रकृति और अक्षेत्र है, जिसे हम नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी कह सकते हैं। और किसी भी विषय को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमें उसकी प्रकृति और अक्षेत्र का अच्छी प्रकार से यदि पता होगा तो उसको हम सही प्रकार से समझ सकेंगे। नेचर एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं उसका अर्थ। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की उपशाखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूगोल मुख्य रूप से दो प्रकार का है, फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जहां हम पृथ्वी के फिजिकल स्वरूप का अध्ययन करते हैं या उसके भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं, तो मानव भूगोल में हम मनुष्य का पर्यावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण, प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली मनुष्य की इन आर्थिक क्रियाओं में अक्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक प्राकृतिक, जैविक तथा मानवीय तथा धरातल पर जगह एक जैसे नहीं पाए जाते। ये जगह और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं तथा उनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आर्थिक भूगोल वो आर्थिक गतिविधियों एवं विभिन्न प्राकृतिक वातावरण में, अतः हम इसको संक्षेप में कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा भौतिक वातावरण के साथ उनके संबंधों के अध्ययन को ही आर्थिक भूगोल कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र भूगोल की परिभाषा। बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण जो परिभाषा है आर.एन. रुडमोज ग्राउंड के अनुसार क्या है? आर्थिक भूगोल भूगोल शास्त्र का वह पक्ष है जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर अजैविक तथा जीवीय वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है। आर्थिक गतिविधियों का वितरण, संबंधों का अध्ययन और विभिन्न प्राकृतिक वातावरण। हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक वातावरण में पाए जाने वाली आर्थिक गतिविधियों के मध्य जो संबंध है उसी का अध्ययन आर्थिक भूगोल या आर्थिक शास्त्र कहलाता है। और सब जहां अंग्रेजी में आर्थिक भूगोल को इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं, तो जियो इकोनॉमिक्स, इकोग्राफी, जियोनॉमी इसके पर्यायवाची शब्द है जिनका मतलब आर्थिक भूगोल ही है। आर्थिक भूगोल का दायरा। आर्थिक भूगोल का दायरा या आर्थिक भूगोल का क्षेत्र। आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्यों में पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली भिन्नताओं का अध्ययन करता है। भोजन, वस्त्र तथा आश्रय, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर मनुष्य की तीन आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य इन तीन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रयास करता है और अनेक आर्थिक क्रियाएं करता है। अतः आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि किस प्रकार मनुष्य पृथ्वी के आर्थिक संबंधों का दोहन, संसाधनों का दोहन करता है। अतः आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि किस प्रकार मनुष्य पृथ्वी के आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करता है, जो मुख्य रूप से प्राइमरी ग्रुप हम कह सकते हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं,
जिसमें पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले विभिन्न आर्थिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे ही कृषि से हम अनाज उत्पन्न करते हैं और उसका उपभोग करते हैं, समुद्रों से मछली पकड़ना और उसका उपभोग करना, या फिर आप गैदरिंग करते हैं, बहुत सारे कंदमूल और प्राकृतिक वस्तुएं जंगलों से जुटाते हैं, वो भी प्राइमरी है। जैसे वो सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता, उसके रूप में चेंज नहीं करता, तो प्राइमरी या प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। वहीं सेकेंडरी ग्रुप में वो सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण करता है। जो भी संसाधन उसको प्राप्त होता है उसमें परिवर्तन करके वो एक नई वस्तु का निर्माण करता है, या हम कह सकते हैं संसाधनों को और अति महत्वपूर्ण क्वालिटेटिव बना देता है, जिससे उसका मूल्य, प्रकृति और उपयोगिता में और वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया द्वितीय आर्थिक क्रिया में सम्मिलित की जाती है। टर्सरी ग्रुप या हम कह सकते हैं तृतीय प्रकार की आर्थिक क्रिया। इन क्रियाओं में उन सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का विनिर्माण नहीं किया जाता, ना ही कोई फिजिकल या मूर्त रूप में कोई भी उत्पादन होता है। इसमें सिर्फ सेवाएं दी जाती है, जैसे कि एक डॉक्टर मरीज को स्वस्थ करने के लिए अपनी सेवाएं देता है, और टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है। ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को परिवहन करते हैं, ये सभी आर्थिक क्रियाएं टर्सरी या तृतीय प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्वाटरनरी या आप कह सकते हैं चतुर्थ प्रकार की आर्थिक क्रियाएं वो सभी हाई फाई कह सकते हैं, जिसमें बहुत ही अति महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी या ज्ञान की जरूरत होती है। इसमें महत्वपूर्ण रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी आर्थिक क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, जो विभिन्न कैटेगरी में उनको डिवाइड किया हुआ है। तो हम यहाँ पे समझेंगे ये सभी आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के संसाधनों पर निर्भर है। जैसे कि आपको सूर्य से प्रकाश मिलता है, सोलर एनर्जी एक संसाधन के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। फॉरेस्ट से अनेक प्रकार के संसाधन आपको प्राप्त होते हैं, जिससे आप अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। इसी प्रकार रॉक जो कि हमारी चट्टाने हैं, उनसे अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। एनिमल से पशु होते हैं, उनसे अनेक प्रकार के संसाधन हमने खाद्य पदार्थ और दूसरी वस्तुएं बनाने के लिए हमें पदार्थ मिलते हैं। वहीं एयर हवा एक संसाधन है, मनुष्य का जीने का आधार है, और हवा से पंचचक्की चला करके हम अनेक शक्ति इजाद करके भी इसको संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। ऑयल है, एक ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वाटर है, जहाँ जीवन का आधार है और इसे बिजली जैसी शक्ति का भी आविष्कार किया गया है। सोयल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि जैसा आर्थिक गतिविधि सोयल के बिना हो नहीं सकती। इस प्रकार से अनेक प्रकार के संसाधन हमारे लिए आर्थिक भूगोल में महत्व रखते हैं, और इसी पे आधारित है हमारा सारा आर्थिक भूगोल। और इसके विनिर्माण फलस्वरूप इसको मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी संसाधनों को मैन्युफैक्चरिंग करके विनिर्माण या हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार का निर्माण करते हैं, और फिर ये उत्पादन के रूप में हमारे सामने होता है, और इस उत्पादन को एक उपभोक्ता उपभोग करता है। ये सभी संसाधन जो है वो सारे अनेक प्रकार के प्रोडक्ट को जन्म देते हैं, जो मनुष्य की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार से आर्थिक भूगोल में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, या हम कहते हैं कि उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की होती है? आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती है? आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती है? आर्थिक क्रियाएं कब की जाती है? या आर्थिक क्रिया किस प्रकार की जाती है? सबसे पहले आर्थिक क्रिया किस प्रकार की जाती है, इससे क्या अभिप्राय है?
किस प्रकार की जाती है, मतलब कि हम किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, या हम श्रम का उपयोग करते हैं, या किसी मशीन का उपयोग करते हैं, या पूंजी लगाते हैं। फिर आर्थिक क्रिया कहाँ की जाती है, कहाँ से मतलब है किस स्थान पर की जाती है, किस प्रकार के वातावरण में की जाती है। फिर आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती है, अर्थात हम उसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं या व्यापार के लिए करते हैं। ये इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं आर्थिक क्रियाएं कब की जाती है। आर्थिक क्रियाएं कब की जाती है समय से संबंधित है कि विभिन्न समय काल में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हुई, और समय के साथ आप देखते हो कुछ आर्थिक क्रिया जो पहले की जाती थी वो समय के साथ नहीं की जा सकती। फिर क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज ए डायनामिक सब्जेक्ट। फिर दूसरा हम समझते हैं कि आर्थिक भूगोल किस प्रकार का विषय है। आर्थिक भूगोल एक परिवर्तनशील भूगोल है। परिवर्तनशील एक डायनामिक किसे कहते हैं, परिवर्तनशील, जो कभी भी स्थिर न रहे, कांस्टेंट ना रहे, समय के साथ जिसमें बदलाव आता रहे, उस प्रकार के विषय को हम डायनामिक या गतिशील कहते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल इसी प्रकार का एक शास्त्र है जो समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक बदलते हुए वह पर्यावरण या वातावरण में रहता है जो समय के साथ उसमें चेंज आता रहता है, और उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी उससे प्रभावित होता रहता है और बदलता रहता है। और इसके लिए मनुष्य अनेक आर्थिक क्रियाओं में लगा रहता है। मनुष्य क्या चाहता है, मनुष्य लाभ चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। उसके लिए वो अपने ज्ञान का उपयोग करता है और फिजिकल जो पावर है उसके पास, उसका उपयोग करते हुए अनेक आर्थिक क्रियाएं करता है। वो अपने इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। दूसरा पर्यावरण भी उसको प्रभावित करता है। उसके लिए वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पेड़ों को काटता है, माइनिंग खनन करता है, इरिगेशन देयर फार्म, वो अपने खेतों को इरिगेट करता है या सिंचाई करता है, रोड बनाता है परिवहन के लिए, और डिफरेंट टेक्नोलॉजी, और इन सब के लिए वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी और मास मीडिया का उपयोग करता है। ये जो कि परिवर्तनशील है उसमें के साथ बदलती रहती है। In last, we conclude that human change in culture and physical environment for their needs. तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने आसपास के कल्चर और फिजिकल इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है और उसमें बदलाव करता रहता है। इस प्रकार इकोनॉमिक ज्योग्राफी लगातार परिवर्तनशील है, क्योंकि वो अपनी आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर है। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए और वे गतिविधियां जो वो करता है वो समय के साथ बदलती रहती है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट भी हमारे चारों तरफ बदलता रहता है। फिर आर्थिक भूगोल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल की शाखाएं, जिस प्रकार अनेक विषय आपने पढ़े हैं, जैसे कि आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ी है, तो उसमें उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। उसी प्रकार से आर्थिक भूगोल की भी बहुत सारी शाखाएं, ये अपने विषय सामग्री के लिए अनेक विषयों पर निर्भर है। जैसे कि एग्रीकल्चर, जहां प्राइमरी या प्राथमिक आर्थिक क्रिया से संबंधित है, एक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी एक विषय है। उससे संबंधित जो भी सामग्री इसको चाहिए, ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से प्राप्त करता है। इसमें क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, लैंड यूज, भी जमीन का कैसे उपयोग होता है, किस प्रकार की क्रॉपिंग पैटर्न पर कृषि किस प्रकार की जाती है, किस स्थान पर की जाती है, ये सभी चीजें जो आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से या कृषि भूगोल से प्राप्त करते हैं। वहीं औद्योगिक भूगोल से हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं, ये भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है विनिर्माण के लिए, क्योंकि संसाधनों के से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वो सभी इंडस्ट्रीज में होता है। तो आर्थिक भूगोल में हम अनेक प्रकार के उद्योगों के विषय में पढ़ते हैं कि संसार में किस देश में किस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है, वहां पे विकास क्यों हुआ, और इस प्रकार की विषय सामग्री के लिए हम
औद्योगिक भूगोल पर निर्भर रहते हैं। ट्रांसपोर्ट, हम आर्थिक भूगोल में परिवहन के प्रकारों के विषय में पढ़ते हैं। किस प्रकार का, किस देश में, किस राज्य में किस प्रकार का परिवहन का विकास हुआ है। रेल परिवहन है, एयर परिवहन, जल परिवहन, या फिर हम मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसे भी परिवहन के संसाधनों के विषय में जानते हैं। तो वो किस क्षेत्र में, किन परिस्थितियों में, किन कारण से विकसित हुए हैं, उन चीजों को समझने के लिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम परिवहन भूगोल पर निर्भर करते हैं। इसके बाद रिसोर्स ज्योग्राफी या रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो संसाधन भूगोल है, वहां से हम प्राप्त करते हैं कि स्थान विशेष में किस प्रकार के संसाधन है और उनका उपयोग किस प्रकार से किया गया है। इस विषय सामग्री के लिए संसाधन भूगोल पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी या अर्थशास्त्र निर्भर करता है। ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विकास की भूमिका को समझते हैं कि व्यक्तिगत विकास किस प्रकार का है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार का, और किस क्षेत्र में किस प्रकार से मनुष्य अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने विकास स्तर पर पहुंचा। इन चीजों को समझने के लिए हम विकास भूगोल पर या ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार से अनेक शाखाएं हैं जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को विषय सामग्री प्रोवाइड कराती है और जिस सामग्री से आर्थिक भूगोल का निर्माण होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन के तरीके क्या है, कि वो कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें यह मुख्य रूप से 3 विधियां यहाँ पे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। सिस्टमैटिक मेथड, व्यवस्थित विधि, रीजनल मेथड जिसे अक्षेत्रीय विधि भी कहते हैं, प्रिंसिपल मेथड जिसे सैद्धांतिक विधि कहते हैं। जो सबसे प्रथम है सिस्टमैटिक या व्यवस्थित, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि व्यवस्थित जो एक व्यवस्था पर निर्भर करता है, जो एक क्रमबद्ध है, एक क्रमबद्ध विधि, सिस्टमैटिक विधि जो वन बारंबार है। वन के जैसे आप गिनती में 1 2 3 ऐसे आता है, ऐसे ही इसमें भी जो जिस भी विषय सामग्री का, जिस भी आप कमोडिटी का अध्ययन करते हैं उसको बारंबार रूप में करते हैं। जैसे कि प्रत्येक प्रकरण अथवा वस्तु एवं घटना, जैसे चावल, गेहूं, कोयला, लोह अयस्क, कपड़ा, व्यापार इत्यादि का अलग अलग अध्ययन करते हैं। कुछ विद्वान प्रत्येक वस्तु का अलग अलग अध्ययन न करके प्रत्येक आर्थिक क्रिया जैसे कि आखेट, कृषि, खनन इत्यादि का अलग अलग अध्ययन करते हैं। इसमें प्रत्येक प्रकरण अथवा आर्थिक क्रिया का विश्लेषण किया जाता है और संसार अथवा क्षेत्र विशेष में उसके वितरण को दर्शाया है। यथार्थ, टोटल रियलिटी में से कुछ वस्तुओं या क्रियाओं का चयन कर उनके विश्लेषण एवं वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस अध्ययन विधि का लाभ यह है कि इसके द्वारा समझ का हमें ज्ञान हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में जो भी उत्पादन है, जैसे चावल का है, गेहूं का, कोयले का, कि एक क्षेत्र विशेष में किस प्रकार का उत्पादन, उसको हम क्रमबद्ध एक साथ न करके उनका नंबरवारी, कभी चावल से संबंधित विषय वस्तु को क्रमबद्ध स्टडी करते हैं, फिर गेहूं की, फिर कोयला की स्टडी हम वन बाय वन सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। क्योंकि ये एक रीजन से संबंधित है। यहाँ पे एक टर्म है रीजन इज वेरी पॉपुलर इन ज्योग्राफिकल लिटरेचर, रेफर टू सस्टेनेबल एरिया यूनिट, that is climate region, a natural region, an industrial region, an agriculture region, administrative या political। अनेक प्रकार के रीजन होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट है, नेचुरल रीजन है, इंडस्ट्री है। तो उसमें कोई भी कमोडिटी है उसका अध्ययन करने के लिए हम एक क्रमबद्ध रूप अपनाते हैं अध्ययन का और उसके विश्लेषण और वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि हमें समस्त फैक्टर की अच्छे से जानकारी हो जाए। इसके बाद रीजनल मेथड। इस विधि में
अक्षेत्र विशेष या संपूर्ण विषयों को कई छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित कर लिया जाता है। फिर प्रत्येक प्रदेश के संसाधनों के वितरण, उन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक अध्ययन के लिए बहुधा राजनीतिक इकाइयां ही चुनी जाती है। इसके अंतर्गत प्रदेश की सीमाओं, विस्तार, भौतिक परिस्थितियों, जलवायु, मानवीय क्रियाओं तथा आर्थिक भूगोल के अन्य तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। इसमें क्या कोई एक रीजन है, उसके संपूर्ण विषय को 1 बाय छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित करते हैं, तो उससे संबंधित जो भी संसाधन का वहां पे वितरण है या भौगोलिक वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उस चीज को समझने के लिए उसको एक यूनिट के रूप में अध्ययन किया जाता है। पूरी यूनिट, इसमें उसमें क्या उत्पादन, उसका वन अध्ययन न करके उसको पूरी एक यूनिट या एक रीजन के रूप में देखते हैं। और इस अध्ययन की विधि को रीजनल मेथड या क्षेत्रीय विधि कहते हैं। इसके लिए कोई भी रीजन, जैसा कि इसमें बताया है, स्मॉल रीजन्स में उसको डिवाइड करते हैं, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं किस प्रकार के रिसोर्स है, फिर वहां पर कौन सी आर्थिक एक्टिविटीज होती है उनको एनालाइज करते हैं, और इस प्रकार से उस प्रदेश या क्षेत्र के विषय में हम जान लेते हैं, और ये विधि अक्षेत्रीय विधि कहलाती है अध्ययन। इसके बाद अंतिम और तृतीय जो से विधि है वो सैद्धांतिक विधि या प्रिंसिपल मेथड। इसमें क्या है, इस विधि से अध्ययन करने के लिए किसी भी वस्तु या प्रदेश की विशेषताओं एवं वितरण प्रतिरूप का पूर्व निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उनके सिद्धांतों की व्याख्या करना होता है तथा किसी वस्तु अथवा प्रदेश विशेष को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि भूगोल भौतिक तथा रसायन विज्ञान की भांति कोई फार्मूलेटिक विज्ञान नहीं है, अतः आर्थिक भूगोल अध्ययन की विधि अधिक उपयोगी नहीं है। इसमें क्या है, जैसे कि साइंस में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पहले से हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज है। हमें पता है कि किस प्रकार से सूर्य किरणें सीधी रेखा में चलती है, या वेव्स, समुद्र की वेव्स कैसे ऊपर नीचे होती है, क्रस्ट और उसका लूम्स को हम समझते हैं, वेव्स का मेथड है। तो इस प्रकार से वो भौतिक जो नियम है, भौतिक साइंस के, वो सब नियम तो आर्थिक भूगोल में पूर्ण रूप से साइंस की तरह उपयोगी नहीं है। तो इसी प्रकार की यह सैद्धांतिक विधि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आर्थिक भूगोल के अध्ययन में, लेकिन फिर भी ये कई चीजों में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आर्थिक भूगोल में आप मांग, डिमांड एंड सप्लाई के विषय पढ़ते हैं, वहां पे सामान्य रूप से फिजिक्स जैसे सिद्धांत का पाया जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मांग बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, और जब मांग घटती है तो वस्तुओं की कीमत घट जाती है। यहाँ पे एक सिद्धांत है, एक एडवर्स एंड फॉरवर्ड एक्शन यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस प्रकार के कुछ विषय है जो फिजिक्स जैसे नियमों से प्रभावित है। तो ये सिद्धांत थोड़ा बहुत लागू है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं। धन्यवाद।